मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। एपिसोड 381। जबकि अन्य लोगों को ये पता लगाने में कुछ समय लगा कि दक्ष कहाँ गायब हो गया है, वो शुन को तुरंत इसका एहसास हो गया। जैसे ही दक्ष उसके पीछे आया, वह दूर चला गया। क्या ये पर्याप्त है? मेरी युद्ध भावना मुझे 50 मीटर की सीमा के भीतर कहीं भी टेलीपोर्ट करने में मदद करती है। हालांकि यह कठिन था, लेकिन मेरी युद्ध भावना की मदद से मैं यह उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहा, दक्ष ने समझाया। उसने अपने टेलीपोर्ट की रेंज के बारे में झूठ बोला। वह 200 मीटर की रेंज में कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन उसने 50 मीटर कहा ताकि भविष्य में उसके पास कोई तरकीब हो। उसने उन्हें ये भी नहीं बताया कि वह लंबी रेंज में भी टेलीपोर्ट कर सकता है। यद्यपि उसने अपनी क्षमताओं का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाया, फिर भी वह कमरे में उपस्थित अधिकांश लोगों को चौंकाने के लिए पर्याप्त था। अंतरिक्ष से संबंधित युद्ध आत्मा। उस शक्ति के साथ यह एक उच्च स्तरीय युद्ध आत्मा प्रतीत होता है। इस लड़के में बहुत क्षमता है। मैंने युद्ध भावना के बारे में ऐसा कुछ पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसके बेटे के पास उससे भी बेहतर कुछ है। ऐसा लगता है कि अक्ष साम्राज्य ने उसे अपना दुश्मन बनाकर बहुत बड़ी गलती की है। राजा के अधिकांश मंत्री आपस में बात करते हुए दक्ष की प्रशंसा करने लगे। दूसरी ओर ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य और राजा चुप थे। वे बस दक्ष को देख रहे थे, जैसे कि वे किसी बात पर आश्चर्य कर रहे हों। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ प्रतिभा है। ये कौशल निश्चित रूप से तुम्हें उनके गढ़ों में घुसने और उनसे कुछ जानकारी प्राप्त करने में मदद कर सकता है, राजा ने सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा। मैं भी आश्वस्त हूँ, लेकिन फिर भी मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा है कि सिर्फ इस क्षमता के कारण तुम हमारी सुरक्षा को भेद कर बिना पकड़े गए। 50 मीटर की रेंज बहुत कम है। अगर तुम्हारी रेंज 500 मीटर भी होती तो भी तुम हमारे सुरक्षा कर्मियों की नजर में आ जाते, ड्रैगन स्क्वाड के नेता ने दक्ष को संदेह भरी नजरों से देखते हुए कहा। जैसा कि मैंने कहा, ये कठिन था, लेकिन मैं इसे करने में कामयाब रहा। किसी ने मेरी मदद नहीं की, और अगर वे चाहते भी कि मैं उनकी मदद करूं, तो मैं उन लोगों की मदद कभी नहीं लूंगा जिन्होंने मेरी माँ और मुझे कई कारणों से प्रताड़ित किया, जबकि हम निर्दोष थे। मैं उनका विनाश देखना चाहता हूँ। मैं उनका पछतावा देखना चाहता हूँ। उनकी खुशी ही वह चीज है जो मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाएगी, दक्ष ने भावुक स्वर में कहा। तुम अभिनय में अच्छे हो रहे हो। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं तुम्हारे अभिनय पर पूरा विश्वास करता। जब दक्ष ड्रैगन स्क्वाड लीडर को अपना स्पष्टीकरण देने के बाद देख रहा था, तो उसने अपने दिमाग में जूम की आवाज सुनी, जो उसके अभिनय की प्रशंसा कर रही थी। शश, कुछ मत बोलो। तुम उस पूरी भावनात्मक मानसिकता को तोड़ दोगे जो मैंने इस यथार्थवादी प्रदर्शन को पाने के लिए बनाई थी, दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से जून से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें अतीत के बारे में बताऊंगा और तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ। तुम हमें उनके रहस्य के बारे में बता सकते हो जो तुमने पता लगाया है। इतना ही नहीं, अगर तुम्हारी जानकारी सार्थक है तो मैं तुम्हें ड्रैगन स्क्वाड में एक पद भी प्रदान करूंगा। तुम में क्षमता है, राजा ने दक्ष से कहा। उन्होंने आगे कहा, अक्ष राज्य ने गलती की है। उन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है। हमारा राज्य अपने लोगों या उनके परिवारों के साथ ऐसा कभी नहीं करता। अगर आपके पिता का जन्म यहीं हुआ होता तो आपको ये सब नहीं सहना पड़ता, लेकिन अब आप हमारे नागरिक बन सकते हैं। कृपया मुझे बताओ, मैं तुम्हें जो जानकारी दूंगा वो सार्थक होगी, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। हालांकि वो इस बात को लेकर उत्सुक था कि फू चेन के पिता के साथ वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन यही कारण नहीं था कि वह राजा के सामने इस सवाल का जवाब पाने के लिए इतना अड़ा हुआ था। वह राजा के सामने खुद को एक वफादार बेटे के रूप में स्थापित करने के लिए ऐसा कर रहा था। वह एक ऐसे बेटे के रूप में दिखना चाहता था जो बदला लेने के लिए तैयार है, ताकि उसका अगला भाग आसानी से आगे बढ़ सके। इस एक सवाल को पूछने के पीछे उसके पास और भी कई कारण थे। यह अधिक उचित होगा यदि आप वू शुन से सुने कि क्या हुआ। वो उस समय भी ड्रैगन स्क्वाड बल का नेतृत्व कर रहा था।
राजा ने दक्ष से कहा और फिर उसने अपनी नजर ड्रैगन की पोशाक पहने लाल बालों वाले व्यक्ति पर घुमाए। वू शुन, उसे बताओ, उसने वू शुन से कहा। हाँ महाराज, लाल बालों वाले आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वू शुन ने दक्ष की ओर देखा और उसे अतीत की यादें ताजा होने लगी। ये सब 10 साल पहले हुआ था। तुम्हारे पिता ने बॉर्डर टाउन में अपना बेस बनाया था। फीनिक्स ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान नेता वर्मिलियन दूसरी तरफ की रखवाली कर रहे थे। मैं तुम्हारे पिता पर ज्यादा ध्यान दे रहा था क्योंकि वे ज्यादा खतरनाक थे। इसलिए मैंने अपने अधीनस्थों को वर्मिलियन का सामना करने और उसकी रक्षा को तोड़ने की कोशिश करने के लिए छोड़ दिया था, जबकि मैं अपनी सेना के साथ डेमन का सामना करने के लिए तैयार था। उसने दक्ष को समझाना शुरू किया। हमारे बीच कई लड़ाइयां हुई, कुछ हमारे सैनिकों के बीच और कुछ हमारे स्पिरिट वॉरियर्स के बीच। मैंने खुद तुम्हारे पिता से 3 बार लड़ाई की। हमारी लड़ाई का कोई नतीजा नहीं निकला। ये हमेशा बराबरी पर खत्म हुई। तुम्हारे पिता वाकई बहुत जिद्दी मूर्ख थे। हमारी लड़ाइयों में वे कई बार बुरी तरह घायल हुए, लेकिन उनकी युद्ध भावना इतनी परेशान करने वाली थी कि उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अगर उनके पास कोई और युद्ध भावना होती तो मैं उन्हें हमारी पहली लड़ाई में ही मार सकता था, उन्होंने आगे कहा। वैसे भी हमारी तीसरी लड़ाई के बाद हम दोनों घायल हो गए और हमें अपने ठिकानों पर वापस लौटना पड़ा। मैं अपने ठिकाने पर चला गया, जबकि वह अपने सीमावर्ती शहर में चला गया, वू शुन ने कहा। वह आखिरी बार था जब मैंने उसे देखा था। जैसे ही मैं ठीक हुआ, मैंने सीमावर्ती शहर पर हमला करने का फैसला किया। मैं एक बार और हमेशा के लिए निष्कर्ष निकालना चाहता था। मैं उसके साथ ड्रॉ होने से परेशान था। मैंने इस बार मौत से लड़ने का फैसला किया था। यह उसकी मौत या मेरी मौत होने वाली थी। दुर्भाग्य से चीजें वैसी नहीं हुई जैसी हमने उम्मीद की थी। जब हम सीमावर्ती शहर में पहुंचे तो हमने पाया कि यह वैसा नहीं था जैसा हमने सोचा था। डेमन वहां नहीं था। वहां मौजूद लोग चिल्ला रहे थे कि डेमन ने उन्हें धोखा दिया है। जाहिर है हमने उन सभी को मार डाला। यह एक बड़ी जीत थी, लेकिन ये बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था क्योंकि मेरे पास वह नहीं था जो मैं चाहता था। एक के बाद एक युद्ध में भारी हार के बाद अक्ष साम्राज्य ने आत्मसमर्पण कर दिया और सारा दोष तुम्हारे पिता पर आ गया। ये दावा किया गया था कि उसने अपने राज्य को धोखा दिया और हमारे ड्रैगन स्क्वाड में शामिल होने के लिए यहाँ भाग आया। यह एक मजेदार अफवाह थी, लेकिन मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि यह आपके राज्य की आधिकारिक कहानी थी। वैसे ईमानदारी से कहूँ तो उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया। मेरा मानना है कि हमारे तीसरे युद्ध से घायल होकर लौटने के बाद उसके साथ कुछ हुआ। क्या हुआ मुझे नहीं पता, यहाँ तक कि मैं भी यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि क्या हुआ। वू शुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो मर गया, दक्ष ने गंभीर स्वर में कहा। वू शुन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। जब मैं उनके रहस्यों के बारे में जानकारी एकत्र करने गया तो मैंने सुना कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है। इसका संबंध रॉयल ट्यूटर से था। मुझे और कुछ नहीं मिला, लेकिन मुझे कुछ और जरूर मिला। मुझे उनके गुप्त हथियार के बारे में पता चला, दक्ष ने कहा। उनका गुप्त हथियार? राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उनका गुप्त हथियार? राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए दक्ष से पूछा। हाँ, उनका गुप्त हथियार, एक ऐसा हथियार जो युद्ध को एक पल में समाप्त करने के लिए काफी शक्तिशाली है। एक ऐसा हथियार जो आपकी हार और उनकी जीत का मतलब है, बिना आपके पास पलटवार करने का एक भी मौका दिए, दक्ष ने राजा से गंभीर स्वर में कहा। राजा सीधा बैठा रहा और उसने और भी दिलचस्पी से उसकी बातें सुनी। दक्ष जिस तरह से बात कर रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि हथियार वाकई बहुत भयंकर था। यह विनाशकारी लग रहा था। यह क्या हो सकता है? एक ऐसा हथियार जो युद्ध को एक पल में खत्म कर सकता है? वो दक्ष के जवाब का इंतजार करते हुए सोच रहा था। वे इसे डेथ स्टार कहते हैं, दक्ष ने राजा से कहा। डेथ स्टार? क्या यह एक हथियार है? राजा ने पूछा। हाँ, डेथ स्टार सामूहिक विनाश का हथियार है और मेरे द्वारा एकत्र की गई जानकारी के अनुसार अक्ष साम्राज्य का राजा डेथ स्टार को अपने पास रखता है, दक्ष ने समझाया। वास्तव में ये क्या है? राजा ने पूछा और उसकी भौहें गहरी हो गईं।
यह अक्ष राजा के हाथ में अंगूठी है, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। एक राजा, तुम्हारा मतलब है कि एक अंगूठी हमारे राज्य को नष्ट कर सकती है और युद्ध को एक पल में समाप्त कर सकती है? यह क्या बकवास है? राजा ने कहा, क्योंकि उसे इस पर विश्वास करने से इनकार था। महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। राज्य में केवल कुछ ही लोग इसके बारे में जानते हैं। जब मैं शाही शिक्षक के महल के अंदर घुसा था, तो मैंने उनमें से एक को इसके बारे में बात करते हुए सुना था। दक्ष ने इस तरह जोर दिया जैसे वो वास्तव में किसी गंभीर बात के बारे में बात कर रहा हो। वो अंगूठी क्या कर सकती है? राजा ने शांत होते हुए पूछा और दक्ष को समझाने का मौका दिया। उन्होंने डेथ स्टार को मौत की अंगूठी के रूप में उल्लेख किया। उनके अनुसार यह आपके राज्य के ठीक ऊपर आग की एक विनाशकारी मील लंबी गेंद ला सकता है और इसे नष्ट कर सकता है, जिससे सब कुछ नष्ट हो सकता है, दक्ष ने समझाया। वह राजा ये सुनकर दंग रह गया। कमरे में मौजूद दूसरे लोग भी चौंक गए। अगर दक्ष जो कह रहा था वह सच था, तो ये सामूहिक विनाश का हथियार था जिसने अनगिनत लोगों की जान ले ली और सब कुछ नष्ट कर दिया। अगर उनके पास वास्तव में इतना शक्तिशाली हथियार है, तो उन्होंने पिछले युद्ध में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया और हार स्वीकार कर ली? ड्रैगन स्क्वाड के नेता ने दक्ष से पूछा। उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे ऐसा कर ही नहीं सकते थे। उस समय उनके पास डेथ स्टार नहीं था। मैंने सुना है कि राजा ने 9 साल पहले महल के अंदर इसकी खोज की थी, दक्ष ने ड्रैगन स्क्वाड लीडर को उत्तर दिया। भले ही मैं ऐसा मान लूं, फिर भी तुम्हारी कहानी में कई छेद हैं। राजा ने पिछले 9 सालों में इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया और हमें मिटा क्यों नहीं दिया? वो अभी भी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? इसका कोई मतलब नहीं है, ड्रैगन स्क्वाड लीडर ने दक्ष से पूछा। वो इसका उपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि वो इसका उपयोग नहीं कर सकता। अंगूठी को प्राकृतिक ऊर्जा की एक। यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। बड़ी मात्रा एकत्र करने की आवश्यकता है। ये पिछले 9 वर्षों से प्रकृति से ऊर्जा एकत्र कर रही थी। वे लोग इस बारे में केवल इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि वो अंगूठी 5 महीनों में पूरी तरह से चार्ज होकर उपयोग के लिए तैयार होने वाली थी, दक्ष ने राजा से कहा और उसने आह भरी। मैंने ये जानकारी 3 महीने पहले सुनी थी, इसलिए मेरे अनुमान के अनुसार आपके पास उन्हें रोकने के लिए अभी भी 2 महीने हैं, अन्यथा ये राज्य खत्म हो जाएगा। मेरे पास आपके लिए बस इतनी ही जानकारी थी। जहां तक ड्रैगन स्क्वाड की स्थिति का सवाल है, मैं इसे खुशी से स्वीकार करूंगा जब तक आप अक्ष राजा से वो अंगूठी वापस ले सके। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते, तो इस राज्य में रहने का कोई लाभ नहीं है क्योंकि यह नष्ट हो जाएगा, उन्होंने आगे कहा। आपने जो कहा वो सचमुच गंभीर है। मैं अभी भी इस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकता, राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे पता है कि यह गंभीर है, लेकिन इसे इस तरह से सोचें। आप महीनों से सीमा पर उनके लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, फिर भी वे सुदृढ़ीकरण नहीं लाए। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों हुआ? दक्ष ने राजा से पूछा। हालांकि वो जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि राजा शायद निर्वासित राजकुमार की मदद नहीं करना चाहता था। फिर भी दक्ष उस रहस्यमय हथियार के बारे में अपनी कहानी को फिट करने के लिए एक अलग बहाना देगा। उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? राजा ने अनुमान लगाने के बजाय दक्ष से पूछा। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे आपसे डरते हैं, बल्कि इसलिए कि वे ये दिखाना चाहते हैं कि वे आपसे डरते हैं और वे आपको नाराज करने के लिए कुछ नहीं करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इंतजार कर रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब डेथ स्टार तैयार हो। उनके लिए आपके छोटे छोटे हमले कुछ और नहीं बल्कि चूहे की परेशानी पैदा करने की कोशिश है, दक्ष ने झूठ बोलते हुए समझाया। उन्होंने आगे कहा, वे जानते हैं कि चूहा सही समय पर मर जाएगा, इसलिए वे कुछ नहीं करते। राजा काफी देर तक पूरी गंभीरता से दक्ष को देखता रहा। भले ही आपने जो कुछ भी कहा वो असंभव लगता हो, फिर भी मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा, उन्होंने अंततः कहा। आप क्या सोचते हैं? उसने ड्रैगन स्क्वाड लीडर से पूछा। ऐसा नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है, ड्रैगन स्क्वाड लीडर ने राजा को उत्तर दिया। हम भी ऐसा ही मानते हैं। यह एक गंभीर मामला है। उन्हें रोकने के लिए हमारे पास केवल 2 महीने बचे हैं।
अगर हम अभी युद्ध भी छेड़ दें, तो भी 2 महीने में उनकी राजधानी तक पहुंचना और उनके राजा को रोकना असंभव लगता है। राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, महाराज, मुझे पता है कि आपके पास समय की सबसे अधिक कमी है, इसलिए मेरे पास एक सुझाव है कि आप अभी भी अक्ष राजा को कैसे रोक सकते हैं। दक्ष ने अचानक कहा। ओह, कैसे? राजा ने दक्ष से पूछा। यदि आप अपनी सेना से उन पर हमला करवाते हैं, तो 2 महीने के भीतर राजधानी तक पहुंचना असंभव है। उनकी सेनाएं निश्चित रूप से सतर्क हो जाएंगी और रास्ते में आपकी सेना को रोक देंगी। दक्ष ने राजा से कहा, तो मैं उनके अति आत्मविश्वास का उपयोग करना चाहता हूँ। वे अभी भी मानते हैं कि आप सच्चाई नहीं जानते हैं और उन्होंने अपनी सीमा पर सुरक्षा बहुत कम रखी है। मेरा सुझाव है कि आप अपने ड्रैगन स्क्वाड के बहादुर योद्धाओं की एक छोटी टीम भेजें। वे राज्य के अंदर घुस जाएंगे और बिना किसी बाधा के सीधे शाही राजधानी में उड़ जाएंगे। अक्ष साम्राज्य को इस हमले के बारे में पता नहीं चलेगा, इसलिए उनके पास कोई उपाय नहीं होगा। वहां पहुंचने के बाद वे राजा की हत्या करने और उसकी अंगूठी वापस लाने का अवसर ढूंढ सकते हैं। सफलता का यही एकमात्र तरीका है, लेकिन इसके लिए आपको इस एक ही हमले में अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। दक्ष ने आह भरते हुए कहा। उन्होंने आगे बताया, यह एक बड़ा जोखिम है और इसमें जीत की संभावना जितनी ही विफलता की संभावना है। दूसरी ओर, यदि आप कुछ नहीं करते हैं, तो सुनाई साम्राज्य के बचने की संभावना लगभग नगण्य है। मेरा सुझाव है कि उनके राजा की हत्या कर दी जाए। हाँ, तुम हमें ऐसी चालाक रणनीति अपनाने को कह रहे हो, जबकि हमारा राज्य अधिक शक्तिशाली है। राजा ने दक्ष को घूरते हुए कहा, काश कोई और रास्ता होता, लेकिन यही एकमात्र रास्ता लगता है। अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहती हो, तो मैं इसे भी समझ सकता हूँ। मैं बस चला जाऊंगा और तुम 2 महीने गुजारने और अपरिहार्य विनाश का सामना कर सकती हो। दक्ष ने आह भरते हुए जवाब दिया, हमें इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। तब तक आप हमारे महल के अंदर ही रहें। जब हम कोई निर्णय ले लेंगे तो हम आपको फोन करेंगे। राजा ने सिर हिलाते हुए दक्ष से कहा, समय बहुत महत्वपूर्ण है महाराज। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अधिक देरी नहीं करेंगे। सीमा से वहां तक पहुंचने में 3 सप्ताह लगते हैं और यहाँ से और भी अधिक। आपके योद्धाओं को भी हत्या का प्रयास करने से पहले वहां की जानकारी एकत्र करने और अपने आसपास के माहौल को समझने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होगी। उनके पास जितना अधिक समय होगा, उतना ही बेहतर होगा। दक्ष ने पूरी गंभीरता से राजा से कहा। हिजड़े, उसे अतिथि कक्ष में ले जाओ और उसकी सुरक्षा के लिए दरवाजे के बाहर कुछ पहरेदारों की व्यवस्था करो। राजा ने हिजड़े से कहा कि वो दक्ष को वापस ले जाए। हालांकि उसने कहा था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था चाहता था, लेकिन दक्ष जानता था कि वास्तव में यह उसकी निगरानी के लिए था। ये स्पष्ट था कि राजा नहीं चाहते थे कि वह चले जाएं, और वह चाहते थे कि गार्ड दक्ष पर नजर रखे। दक्ष को नपुंसक द्वारा उस स्थान से बाहर ले जाया गया तथा मंत्रियों और ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को अंदर ही छोड़ दिया गया, जो आपस में चर्चा कर रहे थे। तारानकन 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 खोजे ने दक्ष को महल के अंदर एक कमरे में ले जाकर प्रवेश कराया और राजा के निर्देशानुसार कमरे के चारों ओर पहरेदारों की व्यवस्था कर दी। वो कमरे में गया था और उसने देखा था कि दक्ष सबके सामने अपनी शक्तियां दिखा रहा था। भले ही राजा ने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा था, लेकिन वह राजा के इरादे को समझ गया था कि उसे गार्ड की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। उसने ऐसा किया कि गार्ड दक्ष के कमरे से 50 मीटर की दूरी पर खड़े थे, उसे घेर लिया ताकि अगर दक्ष बाहर टेलीपोर्ट भी हो जाए तो वह भाग न सके या महल के अंदर कोई नुकसान न पहुंचा सके। दक्ष की शक्ति डरावनी थी, इसलिए उन्हें उस पर कड़ी नजर रखनी पड़ी। दक्ष कमरे के अंदर आलीशान बिस्तर पर बैठा हुआ था और अपनी दिव्य इंद्रियों का उपयोग करके बाहर का नजारा देख रहा था। उसने अपने कमरे के चारों ओर सुरक्षा बलों की टुकड़ी देखी और मुस्कुराया। वे बेवकूफ सच में मेरे झांसे में आ गए। उन्हें लगता है कि मैं टेलीपोर्ट से केवल 50 मीटर की रेंज में ही बाहर निकल सकता हूँ। इसके अलावा उन्हें मेरी शक्ति की सीमाओं का पता नहीं है। अभी के लिए इतना ही काफी है, दक्ष ने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा। जून दक्ष के पास आई और बिस्तर पर बैठ गई। तुम क्या सोच रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इस मुकदमे को इस तरह कैसे खत्म करने की योजना बना रहे हो।
तुमने अक्ष राजा की हत्या की व्यवस्था की है। इसका नतीजा ये होगा कि तुम राजा बन जाओगे। उसने दक्ष से पूछा। हाँ, कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है कि सब कुछ कैसे होगा। अगर चीजें मेरी योजना के अनुसार होती हैं, तो मैं राजा बन जाऊंगा और हर कोई मुझे राजा की तरह मानेगा। मैं इस मुकदमे को 4 महीने के भीतर खत्म कर दूंगा, दक्ष ने आह भरते हुए कहा। 4 महीने के भीतर? मैं जानने को उत्सुक हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। क्या तुम मुझे बता सकती हो? मुझे दुविधा में मत रखो, जुन ने दक्ष को घूरते हुए पूछा। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ये तो बस शुरुआत है। मैं अभी अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केवल सुनाई साम्राज्य का हाथ उधार ले रहा हूँ, दक्ष ने जून को उत्तर दिया। जून ने कुछ नहीं कहा और वो दक्ष को घूरने लगी। क्या तुमने अभी मुझ पर मेरी लाइन का इस्तेमाल किया? उसने दक्ष से पूछा। हाँ, तुमने नोटिस किया। हाँ, तुम हमेशा बातें छिपाते हो और कहते हो कि सही समय आने पर मुझे पता चल जाएगा। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें भी यही दवा चखा दी है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत बुरी हो, जुन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा और दूसरी ओर देखने लगी। मुझे अभी भी और अधिक मजबूत होने की आवश्यकता है। मैं अपनी ताकत से संतुष्ट नहीं हो सकता, दक्ष ने खड़े होते हुए कहा। उसने जम्हाई लेते हुए अपनी बाहें फैला दी। वह ध्यान मुद्रा में बैठ गए और साधना शुरू कर दी। तारानकन 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 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों में दक्ष को कोई सूचना नहीं मिली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि दक्ष के इस बात पर जोर देने के बावजूद कि यह एक जरूरी मामला है, राजा इतनी देरी कर रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे उसकी कहानियों में कथानक के छेद ढूंढने लगे हैं। वो इंतजार करता रहा क्योंकि वो अपना अधिकतर समय खेती में बिताता था। तीसरे दिन शाम को दक्ष ने आखिरकार अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। जैसे ही वो खड़ा हुआ उसने अपनी साधना रोक दी। वो दरवाजे तक गया और उसे खोल दिया। उनके सामने खड़े खोजे ने उनका स्वागत किया। महामहिम आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे साथ आइए, उसने दक्ष से कहा और मुड़ गया। दक्ष उस आदमी का पीछा करता हुआ राजा के कक्ष में वापस गया, जहां दक्ष ने 3 दिन पहले राजा से मुलाकात की थी। 3 दिन पहले जो लोग वहां खड़े थे, वे अब भी वहां थे। इस बार यहाँ केवल डुआन लिफेंग नहीं था, जो शहर का प्रबंधन करने के लिए वापस चला गया था। वो दक्ष को यहाँ लाया था। महाराज अमर रहें, दक्ष ने एक घुटने पर बैठते हुए कहा। तुम खड़े हो जाओ, राजा ने दक्ष से कहा। राजा ने गंभीर स्वर में दक्ष से कहा, हम सभी के साथ चर्चा करने के बाद एक निर्णय पर पहुंचे हैं। हम आपके सुझाव से सहमत हैं। हम पूर्ण युद्ध नहीं कर सकते, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। हम केवल अपने ड्रैगन दस्ते को उनके राजा की हत्या करने के लिए भेज सकते हैं, राजा ने दक्ष से कहा। ड्रैगन स्क्वाड लीडर ने दक्ष से कहा, मैं अपने ड्रैगन स्क्वाड के 20 सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व करूंगा। इसके अलावा हमने ये भी निर्णय लिया है कि आप उनकी सहायता के लिए उनके साथ जाएंगे। आपकी टेलीपोर्ट करने की क्षमता उनके लिए बहुत उपयोगी होगी, राजा ने आगे कहा। दक्ष ने राजा की बातें सुनी और बहुत खुश हुआ। वह जोर से हंसना चाहता था। उसकी योजना का अगला भाग राजा से इस मिशन पर ड्रैगन स्क्वाड में शामिल होने की अनुमति मांगना था, लेकिन राजा ने पहले ही ऐसा कर दिया था। ड्रैगन स्क्वाड का नेता दक्ष के पास गया और उसे एक सफेद लबादा दिया, जिस पर ड्रैगन का प्रतीक बना हुआ था। इसे अभी पहन लो, आज से तुम हमारी टीम के सदस्य हो, उसने दक्ष से कहा और उसके कंधे थपथपाए। दक्ष ने बेदाग सफेद ड्रैगन स्क्वाड रोब पहनते हुए मुस्कुराया। तुम्हारे सहित हमारे पास 20 ड्रैगन स्क्वाड सदस्य होंगे जो इस मिशन पर जाएंगे। आप लोग कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे, राजा ने दक्ष से कहा। आप अब जा सकते हैं। मैं आप सभी से सफलता की उम्मीद करता हूं। आपके एक मिशन पर लाखों लोगों की जिंदगी निर्भर हो सकती है, उन्होंने सभी को जाने की इजाजत देते हुए कहा। लिटिल गाय, तुम मेरे साथ आ रहे हो। अब चूंकि तुम सदस्य हो, इसलिए मैं तुम्हें हमारे ड्रैगन स्क्वाड बेस के चारों ओर दिखाऊंगा, ड्रैगन स्क्वाड लीडर वुशुन ने दक्ष से कहा और उसके कंधे थपथपाए। दक्ष उस आदमी के पीछे गया। सफेद ड्रैगन के वस्त्र पहने हुए अन्य लोग भी चले गए। वुशुन दक्ष को अपने साथ ड्रैगन स्क्वाड के बेस पर ले गया।
जो एक ऊंचा टावर था जो सफेद संगमरमर से बना हुआ लग रहा था। टावर के चारों ओर एक विशाल ड्रैगन का पैटर्न लिपटा हुआ था। वू शुन ने दक्ष को अंदर ले जाकर टावर दिखाया। उसने उसे प्रशिक्षण हॉल, सदस्यों के क्वार्टर और कई अन्य महत्वपूर्ण स्थान दिखाए। पूरी यात्रा 3 घंटे तक चली। दक्ष को अन्य ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों से भी मिलवाया गया, जिन्होंने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी को जानने के बाद वू शुन ने दक्ष को ड्रैगन टावर से बाहर निकाला। जैसे ही दक्ष टावर से बाहर निकला, उसने एक सुंदर हरे बालों वाला युवक टावर के प्रवेश द्वार की ओर जाता हुआ देखा। वो युवक लगभग 25 साल का लग रहा था। वह भी सफेद ड्रैगन रोब पहने हुए थे, लेकिन उनका रोब गंदगी से भरा हुआ था। उस युवक के बाल लंबे हरे थे और आंखें खूबसूरत नीली थीं। युवक वू शुन के सामने रुका और उसका अभिवादन किया। हाँ, ठीक है, मैं आपको उनसे मिलवाना भूल गई। वह वू लैन है, मेरा बेटा। वू शुन ने दक्ष को उस युवक से मिलवाया। लान ये हमारा नया सदस्य है, दक्ष। वू शुन ने अपने बेटे को दक्ष का परिचय कराया। दक्ष वू लैन को देखकर काफी खुश हुआ। उसे याद आया कि उसने जून को ये कहते हुए सुना था कि अगर उसने तीसरे ट्रायल के लिए कोई दूसरा दरवाजा चुना होता तो वह ड्रैगन स्क्वाड लीडर का बेटा होता। इसलिए अगर दक्ष ने कोई दूसरा दरवाजा चुना होता तो ये युवक अभी मर चुका होता और दक्ष उसका होने का नाटक कर रहा होता। नमस्ते, दक्ष ने हरे बालों वाले युवा व्यक्ति का अभिवादन किया। नमस्ते, वू लैन ने जवाब दिया और उसने दक्ष का अभिवादन किया। तुम कहां से आ रहे हो? तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं? वू शुन ने अपने बेटे से पूछा जब उसने अपने गंदे कपड़े देखे। कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस कुछ लोगों के साथ अभ्यास कर रहा था। गड़बड़ हो गई, वू लैन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। आह, ये फिर से वही लोग थे। क्या मैं सही कह रहा हूँ? तुम उनसे लड़ने के लिए वहां जाते हो, लेकिन तुम हमेशा हार कर वापस आते हो। मुझे अभी भी 1 महीने पहले की बात याद है जब तुम एक नदी के पास खून से लथपथ पाए गए थे। अगर वे लोग तुम्हें घर नहीं लाते तो तुम मर चुके होते। तुम उनसे क्यों लड़ते रहते हो? वू शुन ने उस आदमी से हताश होकर पूछा। 1 महीने पहले यही वो समय होना चाहिए था जब मैं इस दुनिया में आया था। इसलिए अगर मैंने उसका दरवाजा चुना होता तो वो उस समय मर जाता और कोई भी उसे घर नहीं लाता। क्या यही बात जून ने कही थी जब उसने मुझे बताया था कि ब्लड लाइन मंदिर किसी को नहीं मारेगा, लेकिन ये कुछ चीजों को प्रभावित कर सकता है, जिससे ऐसा हो सकता है कि जिस उम्मीदवार का मैं प्रतिरूपण करने जा रहा था वो मर जाए। दक्ष ने वू लैन को देखते हुए सोचा। कुछ नहीं, चिंता मत करो, मैं सिर्फ एक बार उनके खिलाफ जीतना चाहता हूँ। मैं ड्रैगन स्क्वाड का हिस्सा हूँ, फिर भी मैं सबसे कमजोर हूँ। पहली बार जब मैं हारा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने ड्रैगन स्क्वाड की प्रतिष्ठा को कैसे नष्ट कर दिया। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता और सबको ये साबित नहीं कर देता कि मैं बेकार नहीं हूँ। वू लैन ने सिर हिलाते हुए कहा। ड्रैगन टावर के अंदर जाते समय वो अपने पिता को पीछे छोड़ गया। मेरे बेटे में कोई युद्ध भावना नहीं है, उसके पास सिर्फ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग और लड़ने की भावना है। वो ड्रैगन स्क्वाड में शामिल होना चाहता था और मैंने उसे शामिल होने में मदद की, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरा अब तक का सबसे बुरा फैसला था। जैसे जैसे मेरा बेटा बड़ा हुआ और उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा नहीं जाग रही है, उसे ड्रैगन स्क्वाड की प्रतिष्ठा बनाए रखने की उम्मीदों का दबाव महसूस होने लगा। वू कसुन ने आह भरते हुए कहा। पिछले महीने जब वो खून से लथपथ घर आया तो मैं उन लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उसे इस हालत में पहुंचाया था, लेकिन उसने मुझे कसम दिलाई थी कि मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वह बिना किसी मदद के अपने दम पर जीतना चाहता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये युद्ध आत्मा के बिना भी संभव है। वू शुन ने ड्रैगन स्क्वाड के हवेली की ओर देखते हुए कहा। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें महल में वापस ले आऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हें वह दिखा दिया है जो मैं दिखाना चाहता था। इस मिशन से वापस आने के बाद मैं तुम्हें शहर के साथ साथ कई और चीजें भी दिखाऊंगा। मुझे यकीन है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा। वू शुन ने दक्ष से कहा जब वह महल की ओर चलने लगा। दक्ष पीछे पीछे आ रहा था, किसी विचार में खोया हुआ। उन्हें पुनः महल के अतिथि कक्ष में लाया गया जहां उन्होंने रात बिताए।
वो पूरी रात साधना करता रहा, उस समय का इंतजार करता रहा जब उसे जाने की जरूरत थी। वो अपनी प्रगति से बहुत खुश था। जितनी ज्यादा उसकी साधना बढ़ती गई, उतनी ही ज्यादा उसे अपनी सफलता की संभावनाओं के बारे में भरोसा होता गया। तारांकन 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 तारांकन। रात शांति से बीत गई और दूर क्षितिज पर सूरज उगने लगा। दुनिया अभी जागना शुरू ही हुई थी कि सूर्य ने अपनी गर्मी हर जगह फैलानी शुरू कर दी थी। तभी दक्ष ने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। वो उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चलने लगा। उसे पहले से ही पता था कि कौन आ सकता है और वह आगे जो होने वाला था उसके लिए तैयार था। वो एक और सफलता हासिल करने में कामयाब हो गया था और अब वो एक थर्ड स्टेज गोल्ड कोर रियल्म कल्टीवेटर था, जिसने उसे अपने शक्तिशाली कौशल का उपयोग करने के लिए एक बड़ा क्यूई रिजर्व दिया। वह आखिरकार अपने क्यूई का उपयोग करके हथियार भी बना सकता था। उसे ज्यादा हथियारों की जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने एक अनोखा हुनर सीखा था जिससे वह अपनी क्यूई से कोई भी हथियार बना सकता था। क्यूई हथियार उस हथियार के बराबर था जो उस खेती की खेती से एक ग्रेड कम था जिसमें इस हुनर का इस्तेमाल किया गया था। दक्ष जब भी चाहे एक क्यूई हथियार बना सकता था जो स्पिरिट ग्रेड आर्टिफैक्ट जितना शक्तिशाली हो, बस उसकी साधना अभी भी इतनी अधिक नहीं थी कि वह उस हथियार को अधिक समय तक रख सके। दक्ष ने दरवाजा खोला और देखा कि वो शुन ड्रैगन रोब पहने 18 अन्य पुरुषों के साथ दरवाजे के बाहर खड़ा था। अब जाने का समय हो गया है, वो शुन ने दक्ष से कहा। मैं तैयार हूँ, दक्ष ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा। हम कैसे जा रहे हैं? आपने आत्मिक जानवर दिए? दक्ष ने ड्रैगन स्क्वाड लीडर वू शुन से पूछा जब वो उसके बगल में चल रहा था। हाँ, अन्यथा 1 महीने के भीतर वहां पहुंचना असंभव होगा। हम में से प्रत्येक ड्रैगन स्क्वाड सदस्य के पास एक स्पिरिट बीस्ट है। हमारे सफलतापूर्वक वापस आने के बाद आपको भी अपना एक स्पिरिट बीस्ट मिल जाएगा। अभी के लिए आप मेरे स्पिरिट बीस्ट पर यात्रा करेंगे, वो शुन ने दक्ष से कहा। हम, दक्ष ने अपना सिर हिलाया। वे सभी 20 लोग महल छोड़कर चले गए। जाने से पहले वे राजा या किसी अन्य व्यक्ति से मिले भी नहीं। चुनकी जाने की योजना बहुत पहले ही बन चुकी थी, इसलिए उन्हें राजा को फिर से बताने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही दक्ष वू शुन के साथ हवेली से बाहर निकला, उसने 19 खूबसूरत आत्मिक जानवरों को बाहर खड़े देखा। ये जानवर घोड़ों जैसे दिखते थे, लेकिन उनके पंख चील जैसे थे। उनके बाल भी बिल्ली जैसे काले थे। ये हमारे वफादार सवार हैं, डार्क स्पिरिट हॉर्स, वू शुन ने दक्ष से कहा जब वह सामने खड़े पंख वाले घोड़े की ओर चला। यह मेरा है, आप आगे बैठ सकते हैं, उसने दक्ष से कहा। दक्ष ने कोई समय बर्बाद नहीं किया और वह वू शुन के पंख वाले घोड़े पर बैठ गया। वू शुन उसके पीछे बैठा था। अन्य ड्रैगन स्क्वाड सदस्य भी अपने डार्क स्पिरिट घोड़ों पर चढ़ गए। तारांकन 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 तारांकन। ये स्पिरिट ईगल से कहीं ज्यादा तेज है, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने महसूस किया कि उसके पंख उसके पूरे शरीर पर छू रहे हैं। पंखों वाला घोड़ा दक्ष के स्पिरिट ईगल की तुलना में कहीं ज्यादा तेज गति से उड़ रहा था। हाँ, स्पिरिट ईगल्स प्रथम श्रेणी के उड़ने वाले जानवर हैं, लेकिन डार्क स्पिरिट हॉर्स उनसे भी तेज हैं, वो शुन ने लापरवाही से उत्तर दिया, इससे अधिक कुछ नहीं बताया। इस गति से हम वहां मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से पहुंच जाएंगे, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं, वास्तव में आप जिस रास्ते से आए थे वह सीमा पार करके था। आप सीधे आए, लेकिन चूंकि हम अंदर घुस रहे हैं, इसलिए हमें पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए हमें उनकी संरचना के चारों ओर से होकर जाना होगा। इससे दूरी बढ़ जाएगी और हम बहुत अधिक समय खो देंगे, वू शुन ने अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। तारांकन 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 तारांकन। ड्रैगन स्क्वाड के दल ने दिन रात यात्रा की, हर दिन केवल 6 घंटे आराम किया और फिर अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में किसी ने ज्यादा बात नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वे सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानते थे और वास्तविक स्थान पर पहुंचकर वास्तविक जानकारी प्राप्त किए बिना स्पष्ट बातचीत करने की जहमत नहीं उठाते थे। यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ी क्योंकि वे आसानी से बिना पकड़े गए सीमा पार करने में सफल रहे।
दक्ष को आश्चर्य हुआ कि ड्रैगन स्क्वाड के लिए अक्ष साम्राज्य के अंदर घुसना कितना आसान था, लेकिन वह खुश था कि यह आसान था। पहले उसने यह मान लिया था कि ड्रैगन स्क्वाड सीमा पर अशांति पैदा करने के लिए सीमा रक्षकों का उपयोग करेगा और अक्ष राज्य की सेना के साथ युद्ध करेगा, ताकि जब वे अंदर घुसे तो ध्यान भंग हो। लेकिन वह खुश था कि ऐसा नहीं हुआ, अन्यथा अगर ऐसी संभावना होती कि लड़ाई सीमावर्ती शहर तक पहुंच जाती जहां मिलियाई रह रही थी, तो उसे उन्हें रोकने के लिए शामिल होना पड़ता। अल्पविराम। ड्रैगन स्क्वाड जितनी तेजी से आगे बढ़ सकता था, आगे बढ़ता रहा। उनके अनुसार समय की कमी थी। उनके पास अक्ष साम्राज्य के राजा को मारने के लिए सीमित समय था। वे जितनी तेजी से वहां पहुंचते, उनकी सफलता की संभावना उतनी ही बेहतर होती। इसका अर्थ ये भी था कि यात्रा में जितना अधिक समय वे बचाएंगे, उतना ही अधिक समय उन्हें अपने मिशन में मदद के लिए कुछ ठोस जानकारी एकत्र करने में लगेगा। ड्रैगन स्क्वाड ने हजारों मील की उड़ान भरी और यात्रा के दिन सप्ताहों में बदल गए। 25 दिनों से अधिक की उड़ान के बाद दक्ष और ड्रैगन स्क्वाड अक्ष साम्राज्य की शाही राजधानी के पास पहुंच गए। सभी लोग मास्क पहने, किसी को अपना चेहरा न दिखाने दें। हम शहर के अंदर घुस जाएंगे, लेकिन हम अपने जानवर को पीछे छोड़ देंगे, वू शुन ने सभी से कहा, क्योंकि उसने रॉयल सिटी से कुछ दूरी पर अपने डार्क स्पिरिट घोड़ों को उतारना शुरू कर दिया था। यह एक अच्छा विचार है। राजधानी में हर किसी को पता होना चाहिए कि डार्क स्पिरिट हॉर्स ड्रैगन स्क्वाड की सवारी है। फीनिक्स संगठन रॉयल सिटी में काम करता है। अगर हम डार्क स्पिरिट हॉर्स पर सवार होकर प्रवेश करेंगे तो वे हमें तुरंत पहचान लेंगे, ड्रैगन स्क्वाड के एक अन्य सदस्य ने सिर हिलाते हुए कहा। सभी लोगों ने अपने जानवरों को शाही राजधानी के ठीक बाहर स्थित घने जंगल में उतार दिया। ये वही जंगल था जहां दक्ष इस दुनिया में आने पर जागा था। ये जंगल आत्मिक जानवरों से भरा हुआ था। वह जंगल के किनारे पर फू चेन के खून से लथपथ शरीर के ठीक बगल में जागा था। ये वही जंगल था जहां उस पर उस विशालकाय जानवर ने हमला किया था जो आग के हमले कर सकता था, जिसने दक्ष को उसे मारे बिना ही वहां से जाने पर मजबूर कर दिया था। यह उनके जानवरों को छिपाने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। दक्ष ही वह व्यक्ति था जिसने ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को इस जगह के बारे में बताया था जहां वे अपने जानवरों को छिपा सकते थे। जब ड्रैगन स्क्वाड के यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। सदस्य इस बारे में सोच रहे थे कि वे राजधानी शहर पहुंचने के बाद अपने जानवरों को कहां रखेंगे। डार्क स्पिरिट हॉर्स शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट थे, इसलिए ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि वे इस जंगल के मूल स्पिरिट बीस्ट द्वारा मारे जाएंगे। वे बस यहां आ सकते थे और जब उनके जाने का समय होता तो अपने डार्क स्पिरिट हॉर्स पर सवार होकर चले जाते थे। ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों ने अपने आत्मिक घोड़ों को जंगल में घूमने के लिए छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने ये स्थान नहीं छोड़ा। वो शुन ने योजना के अगले भाग पर चर्चा करने के लिए उन्हें यहाँ रोका था। अल्पविराम। हर कोई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछले महान युद्ध में फीनिक्स संगठन का सामना किया है। वर्मिलियन भी इस शहर में है, साथ ही कई अन्य फीनिक्स संगठन के सदस्य भी हैं जिन्होंने हमें पहले देखा है। हमें अपने चेहरे छिपाने की आवश्यकता होगी, खासकर जब हम फीनिक्स संगठन के सदस्यों के पास हों। इसे और अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए मेरा सुझाव है कि आप सभी शहर के अंदर रहने के दौरान बाकी समय इन मुखौटों को पहने। ड्रैगन स्क्वाड लीडर वू शुन ने सभी को अपने चेहरे को ढकने के लिए अलग अलग मुखौटे दिए। सभी ने बहुत पहले ही अपने कपड़े बदल लिए थे। उन्होंने अलग अलग रंग के कपड़े पहन रखे थे। दक्ष ने नीले रंग का दुपट्टा और हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। उसे एक आधा चेहरा वाला मुखौटा दिया गया था जो उसके चेहरे के ऊपरी आधे हिस्से को ढक रहा था। मैं आगे चलूंगा, तुम लोग मेरे पीछे चलो। अपनी दूरी बनाए रखो ताकि हम पर संदेह न हो। हम दिन होटल में बिताएंगे। अगर कोई पूछे तो कहानी यह होगी कि हम दक्षिण में ग्रेसन शहर से हैं। हम राजधानी शहर देखने आए हैं, वो शुन ने सबको समझाया और फिर उसने अपना लबादा लहराया और राजधानी शहर की दीवारों की ओर चलना शुरू कर दिया।
वह मुख्य प्रवेश द्वार की ओर नहीं गया। इसके बजाय वह मुख्य प्रवेश द्वार से दूर शहर की दीवारों की ओर चला गया, क्योंकि वह सख्त जांच से नहीं गुजरना चाहता था। यदि वे मुख्य प्रवेश द्वार से जाने का प्रयास करते तो कोई उनसे पूछता कि वे बिना गाड़ी के यहाँ कैसे पहुँचे, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वू शुन बहुत सावधानी से चल रहा है। वह सभी सुरक्षा उपाय कर रहा है जो मैं करता, दक्ष ने सोचा। उसने वू शुन को देखा और प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। जबकि ड्रैगन स्क्वाड के 18 सदस्य राजधानी शहर की 15 फीट ऊंची सीमा की दीवार को कूदकर पार कर गए, वू शुन वहीं रह गया। मुझे अपना हाथ दो, वू शुन ने दक्ष से कहा और अपना हाथ बढ़ाया। दक्ष ने उसकी ओर देखा और सोचा कि वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। मुझे अपना हाथ दो, मैं तुम्हें पार करने में मदद करूंगा, उसने जल्दी में दक्ष से कहा। हाँ ठीक है, वह नहीं जानता कि मैं एक साधक हूँ और मैं इतनी ऊंचाई तक आसानी से कूद सकता हूँ, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसे एहसास हुआ कि वह आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था। उसने वू शुन का हाथ पकड़ लिया और उसे दीवार के दूसरी ओर ले जाने दिया। वे सभी 20 लोग शहर में प्रवेश करने में सफल रहे। आप सभी को कैसे पता चला कि यह जगह सुरक्षित है? अगर यहाँ लोग होते तो क्या होता? दक्ष ने वू शुन से उत्सुकता से पूछा। उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान था, इसलिए वो दीवार के दूसरी तरफ देख सकता था, लेकिन वह उत्सुक था कि वे सभी इसे क्यों जानते थे। उसे बस इतना पता था कि ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों में से एक ने दीवार के इस स्थान की ओर इशारा किया था। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा और दूसरी तरफ कूदना शुरू कर दिया। उसके अनुमान के अनुसार ये संभवतः उस व्यक्ति की युद्ध आत्मा थी जिसका इससे कुछ लेना देना था। वह इसके बारे में उत्सुक था और उसने पूछने का फैसला किया, क्योंकि अगर उसके पास आध्यात्मिक भावना जैसी कोई चीज होती तो यह उसकी योजना को प्रभावित कर सकता था। ओह, यह वान की युद्ध भावना है। इसे ट्रिपल आइज युद्ध भावना कहा जाता है, वू शुन ने दक्ष को बताया। ट्रिपल आइज वॉर स्पिरिट, यह क्या कर सकता है? दक्ष ने वू शुन से पूछा। इससे उसे दिन में भी देखने, रात के सबसे अंधेरे में भी देखने और किसी भी बाधा को पार करने की क्षमता मिलती है। इसीलिए इसे थ्री आइज वॉर स्पिरिट कहा जाता है। उसने दीवारों के आर पार देखा और जानता था कि यह सुरक्षित है, वू शुन ने दक्ष को समझाया। खैर, चलिए जारी रखते हैं, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उन्होंने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। दक्ष, तुम इस शहर में पहले भी आ चुके हो, हमें किसी होटल में ले चलो, उसके बाद हम बाकी काम खुद ही शुरू कर सकते हैं, उसने दक्ष से कहा और उसे नेतृत्व करने की अनुमति दी। दक्ष ने आगे बढ़ते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि उसे राजधानी शहर के ज्यादातर स्थानों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसे एक होटल जरूर पता था जिसे उसने यहाँ रहते हुए देखा था। ये टॉर्चर हॉल के पास था जहाँ मीलियाई काम करती थी। तारानकन 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 दक्ष आगे चल रहा था, जबकि अन्य लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे दक्ष का पीछा करते हुए अपने आसपास के वातावरण को देख रहे थे और ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे मेहमान शहर को आराम से देख रहे हो। रास्ते में उन्हें कुछ नगर रक्षक दिखे, लेकिन सौभाग्य से वे किसी को संदेह पैदा किए बिना उनसे आगे निकल गए। दक्ष उन्हें एक होटल में ले गया और उन 20 लोगों के लिए 10 कमरे बुक किए। वे अपने साथ बहुत सारा पैसा लेकर आए थे। यद्यपि सुनाई साम्राज्य अक्ष साम्राज्य की मुद्रा का उपयोग नहीं करता था, फिर भी उनके खजाने में अक्ष साम्राज्य के बहुत सारे सिक्के थे, जिन्हें राजा ने इस मिशन के लिए वू शुन को दे दिया। वू शुन और अन्य लोगों को उनके कमरों में ले जाया गया। प्रत्येक कमरे में 2 लोग रहते थे। वू शुन ने सभी से कहा कि वे दिन के बाकी समय अपने कमरों में रहें और अपने शरीर को आराम दें। उसके बाद रात को उसके कमरे में आकर इस बारे में चर्चा करें कि वे अपने बाकी मिशन को कैसे पूरा करेंगे। वू शुन के पास बहुत सारे मिशन और सूचना एकत्र करने के कार्य थे जिन्हें उसे दूसरों को सौंपना था, लेकिन वह चाहता था कि वे पहले आराम करें क्योंकि वे लगातार यात्रा कर रहे थे। पिछले 2 दिनों में उनमें से किसी ने भी 1 घंटे भी आराम नहीं किया था। वहाँ 20 लोग थे और 10 कमरे थे। दक्ष सोच रहा था कि उसे किसके साथ कमरा साझा करने के लिए कहा जाएगा। तभी उसने वू शुन को उसे बुलाते हुए सुना। दक्ष, आओ,
तुम मेरे कमरे में रहोगे, उसने दक्ष से कहा और एक कमरे में जाकर अंदर प्रवेश किया। यह आदमी, क्या यह इतना संदिग्ध है? ड्रैगन स्क्वाड लीडर के साथ सीधे रहना, मैं लगातार निगरानी में रहूंगा, दक्ष ने सोचा और वह भी कमरे की ओर बढ़ने लगा। वो कमरे में दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में एक ही बिस्तर था, लेकिन वो बिस्तर इतना बड़ा था कि 2 लोग सो सकते थे। जैसे ही दक्ष कमरे में दाखिल हुआ, उसने वू शुन को बिस्तर पर बैठे देखा। आओ बैठो, उसने दक्ष से कहा और अपने बगल में बिस्तर थपथपाया। क्या तुम्हारे पास बात करने के लिए कुछ है? दक्ष उसके पास आया और उसे आश्चर्य हुआ कि वू शुन को अचानक इतना गंभीर क्यों महसूस हुआ। क्या मुझे आपसे कुछ बात करनी है? मुझे लगता है कि आप ऐसा कह सकते हैं, वू शुन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उन्होंने कहा, मैं आपकी युद्ध भावना के बारे में कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। दक्ष वू शुन के बगल में बैठ गया। तुम्हारी युद्ध भावना कब जागी? उसने उत्सुकता भरी निगाहों से दक्ष से पूछा। 3 साल पहले, दक्ष ने सहजता से उत्तर दिया। उसने बस एक यादृच्छिक संख्या बना ली थी। दिलचस्प है, तुमने 3 साल पहले अपनी युद्ध भावना को जगाया और उसमें इतनी महारत हासिल कर ली। तुम अकेले ही अक्ष साम्राज्य के गढ़ में घुसने में सफल रहे और जिंदा बाहर आ गए। क्या तुम्हारा कोई शिक्षक था जिसने तुम्हें इसका इस्तेमाल करना सिखाया? वू शुन ने दक्ष से सहजता से पूछा। जितना ज्यादा वो खोदने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा दक्ष को लगता कि कुछ गड़बड़ है। उसे नहीं पता था कि स्पिरिट वॉरियर्स के साथ चीजें कैसे काम करती हैं। उसे ये भी नहीं पता था कि वॉर स्पिरिट कैसे जागती है या कोई अपनी शक्तियां कैसे सीखता है। ऐसी स्थिति में सबसे सटीक उत्तर यह कहना होगा कि उसके पास एक शिक्षक था जिसने उसे पढ़ाया था, क्योंकि अकेले चीजें सीखना आसान नहीं होगा। लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि उसे इस राज्य में सबसे अधिक नफरत करने वाला व्यक्ति माना जाता था। किसी ने उसे नहीं पढ़ाया होगा, और अगर उसने कहा कि उसके पास एक शिक्षक था, तो इससे वू शुन उसके बारे में और सवाल पूछेगा, जो उसकी कहानी को और अधिक संदिग्ध बना देगा। मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरी युद्ध आत्मा जाग गई है। मैं इतना भोला नहीं था कि उन लोगों को बता पाता जो मेरे अस्तित्व से ही नफरत करते थे और मुझे बिना किसी कारण के प्रताड़ित करते थे। कोई भी मुझे सिखाने के लिए तैयार नहीं था। मैंने खुद ही सीखा, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। दिलचस्प है, तुमने सब कुछ अकेले ही सीखा, बिना किसी मदद के। यह असंभव था। तुम वाकई बहुत प्रतिभाशाली या बहुत भाग्यशाली हो कि तुमने अपनी युद्ध भावना की शक्ति का पता लगाया और उसे नियंत्रित किया। तुम्हारा जागृत सपना क्या था? क्या इसने तुम्हें तुम्हारी शक्तियों के बारे में बताया और तुम्हारी मदद की? वू शुन ने दक्ष से फिर पूछा। जागृति स्वप्न, वह क्या है? जुन, क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? दक्ष ने बाहरी तौर पर अपनी शांत अभिव्यक्ति बनाए रखते हुए सोचा। मैंने इसके बारे में कुछ बातें सुनी है, लेकिन मैंने इसके बारे में जानने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि यह एक सपना है जो लोगों को उस रात आता है जब उनकी युद्ध आत्मा जागृत होती है। ये ज्यादातर एक अस्पष्ट सपना होता है जो व्यक्ति की युद्ध आत्मा को दर्शाता है और कभी कभी युद्ध आत्मा की शक्तियों को दर्शाता है। बस इतना ही मैं इसके बारे में जानती हूँ। जुन ने दक्ष को इस विषय के बारे में जो कुछ भी पता था उसके साथ उत्तर दिया। तो कुछ ऐसा ही है। तो फिर मेरा जागृत सपना अंतरिक्ष से संबंधित होना चाहिए, इससे इसे बनाना आसान हो जाता है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। क्या तुम्हें अपना जागृत सपना याद नहीं है? वू शुन ने दक्ष से पूछा, क्योंकि उसने देखा कि वह सोचने में कुछ समय ले रहा था। मुझे वो बात धुंधली धुंधली याद है। मैंने खुद को खाली जगह में तैरता हुआ पाया। मैं गायब हो रहा था और अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहा था। मुझे ज्यादा विवरण याद नहीं है, लेकिन ये बस इतना ही था, दक्ष ने वू शुन को बताया। तो यही कारण है। अधिकांश जागृति सपने शक्तियों के बारे में बहुत अस्पष्ट होते हैं, लेकिन आपके सपने को समझना बहुत आसान था। शायद इसीलिए आपको इसे समझने और अपनी शक्तियों पर काबू पाने में कठिनाई नहीं हुई। वू शुन ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या तुम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने शरीर से युद्ध आत्मा को बाहर निकाल सकते हो? उसने दक्ष से पूछा। युद्ध आत्मा को शरीर से बाहर लाना?
दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा, जब उसे वह भालू याद आया जिससे उसने इस दुनिया में जागने पर लड़ाई की थी। भालू बहुत सामान्य लग रहा था और लड़ना आसान था जब तक कि भालू के पीछे एक डाक भालू जैसी छाया दिखाई नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि उस समय भालू बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वो कसुन इसी बारे में बात कर रहा था। मैं ऐसा नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने कहा, मेरा कोई गुरु नहीं था। मैं इस बारे में सामान्य ज्ञान की आधी बातें भी नहीं जानता। मैं युद्ध भावना को बाहर नहीं ला सकता। दक्ष ने बहाना बनाते हुए आह भरते हुए उत्तर दिया। ये भी सच है, चूंकि अब तुम ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य हो, इसलिए तुम हमारी किताबें पढ़ सकते हो और हमारे वापस जाने के बाद जो कुछ भी सीखना चाहते हो सीख सकते हो। वू शुन ने दक्ष से कहा और उसने अपना सिर हिलाया। तुम सो सकते हो और आराम कर सकते हो। तुम्हारे जागने के बाद मेरे पास तुम्हारे और तुम्हारी युद्ध भावना के लिए भी एक मिशन है। सो जाओ, उसने दक्ष से कहा और वह उठकर वॉशरूम में चला गया। नींद। गोल्ड कोर क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मैं बहुत लंबे समय तक बिना सोए रह सकता हूँ। मुझे नींद की जरूरत नहीं है और अगर मुझे नींद की जरूरत भी हो तो मैं दुश्मन के पास नहीं सोऊंगा, अपनी सारी सुरक्षा छोड़ दूंगा। दक्ष ने सोचा और अपनी बाहें फैला दी। ये बहुत बुरा है कि मैं उसके सामने खेती नहीं कर सकता। ये समय की बर्बादी है, उसने बिस्तर पर लेटते हुए सोचा। तुम पहले से ही अक्ष राज्य की राजधानी में हो, कम से कम अब मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। तुम्हारी योजना क्या है? जुन ने दक्ष से कहा जब वह उसके पास आए। मैं क्या करना चाहता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी योजना का एक छोटा सा हिस्सा बताता हूँ। देखो, मैं ड्रैगन स्क्वाड को उस रॉयल ट्यूटर की हत्या करवाता हूँ जिसने फू चेन के परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। दक्ष ने अपने विचारों के माध्यम से जून से कहा। क्या तुम फू चेन का बदला लेने के लिए ऐसा कर रही हो? तुम उनकी परवाह क्यों करती हो? बस अपने मिशन पर ध्यान दो, जुन ने दक्ष से कहा और अपना सिर हिलाया। मैं ये सब बदला लेने के लिए नहीं कर रहा हूँ। उनसे बदला लेना तो बस एक साइड डिश होगा। दक्ष ने आह भरते हुए जून को जवाब दिया। तो फिर तुम्हारी योजना क्या है? उन्होंने शाही शिक्षक को क्यों मारा? जुन ने दक्ष से पूछा। क्योंकि वो मेरे रास्ते में बाधा बनेगा। वर्मिलियन के संदेश के अनुसार रॉयल ट्यूटर ने डेमन और उसके परिवार के खिलाफ साजिश रची थी। मुझे फू चेन के रूप में राजा बनना है और जब तक वह जीवित है मुझे लगता है कि यह मुश्किल होगा, दक्ष ने जून से कहा। ऐसा नहीं है कि मैं वर्मिलियन की बातों पर पूरी तरह से भरोसा करता हूँ, लेकिन रॉयल ट्यूटर अभी भी यहाँ सबसे संदिग्ध व्यक्ति है। सुरक्षित रहना और उसे बाहर निकालना बेहतर है। जहाँ तक राजा की बात है, मेरे पास उसके लिए एक अलग योजना है, उन्होंने कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम शतरंज खेल रही हो और काले और सफेद दोनों पक्षों को तुम नियंत्रित कर रही हो? जून ने दक्ष से पूछा जब वो भौहें सिकोड़ रही थी। यह एक अच्छी उपमा है। दोनों पक्ष मेरे हैं। मैं बस सभी टुकड़ों के अपनी जगह पर गिरने का इंतजार कर रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पक्ष जीतता है, अंत में जीत मेरी ही होनी चाहिए, दक्ष ने मुस्कुराते हुए जून को जवाब दिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि यह जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों पक्षों के साथ खेलने की कोशिश में बीच में न फंस जाओ। दोनों पक्ष बहुत मजबूत है और तुम अभी भी अपने चरम पर नहीं हो। अगर तुम होते तो ये बहुत आसान होता, जुन ने चेतावनी भरे अंदाज में दक्ष से कहा। मुझे इसका एहसास है। असफलता की संभावना निश्चित रूप से है, लेकिन मैं उस परिदृश्य के लिए भी तैयार हूँ। बस इतना है कि अगर यह योजना विफल हो जाती है तो इस परीक्षण को पूरा करने में बहुत अधिक समय लगेगा, दक्ष ने जून से कहा, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी क्योंकि उसने शौचालय का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी थी। वो सोने का नाटक करने वाला था, जबकि वह अपने शरीर को अपने आसपास से क्यूई को अवशोषित करने देता और मजबूत हो जाता। वो शुन वॉशरूम से बाहर निकला और देखा कि दक्ष बिस्तर पर सो रहा है। उसने अपना सिर हिलाया और उसके पास जाकर बैठ गया। दक्ष सोना नहीं चाहता था क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कमरे में असहाय नहीं रहना चाहता था जो उसका दुश्मन हो सकता है और उसे मार सकता है। हालांकि उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके देखा कि वो शुन क्या कर रही थी।
वो शुन दक्ष के पास बैठ गया और कुछ देर तक उसे देखता रहा। फिर वह भी उसके पास लेट गया और आराम करने लगा, ताकि यदि उनके मिशन की आवश्यकता हुई तो वह कई दिनों तक जागने के लिए ऊर्जा प्राप्त कर सके। तारानकन 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 शाम हो चुकी थी जब वो शुन अपनी छोटी सी नींद से जागा। दक्ष अभी भी सोने का नाटक कर रहा था और आसपास से क्यूई को अवशोषित कर रहा था। दस्तक अचानक उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो शुन ने अपना मुखौटा पहना और खड़ा होकर दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाजा खोला और दूसरी तरफ लोगों को देखा। वह एक तरफ हट गया और उसने लोगों को अंदर आने दिया जो संयोग से उसके ड्रैगन स्क्वाड के सदस्य थे। उसने दरवाजा बंद कर दिया। दक्ष को खटपट की आवाज सुनकर जागने का मौका मिल गया था। वह अपनी बाहें फैलाते हुए जम्हाई लेते हुए उठ बैठा था। लगता है तुम अच्छी नींद सो रहे हो, छोटे दोस्त, ड्रैगन स्क्वाड के सदस्यों में से एक ने दक्ष से कहा जब उसने उसे जम्हाई लेते हुए सुना। यह अच्छा था, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इस कमरे में 18 लोगों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। बिस्तर पर केवल आधे लोग बैठ सकते थे जबकि बाकी को खड़े होकर ही काम करना पड़ता था। उस स्थिति से बचने के लिए वू शुन और दक्ष को छोड़कर बाकी सभी खड़े रहे। ठीक है, रात हो गई है और हमें सक्रिय होने का समय आ गया है। मेरे पास आप सभी के लिए एक मिशन है, वू शुन ने अपने सभी सदस्यों पर नजर डालते हुए कहा। वान, ली, डुआन, मोमू, कापे, लीमा, डिमू और फैन, उन्होंने अपनी टीम के 8 सदस्यों को पुकारा। हाँ, नेताजी, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप सभी शहर का सर्वेक्षण करें। आपका ध्यान फीनिक्स संगठन के सदस्यों पर होना चाहिए। देखें कि वे अपना अधिकांश समय कहां बिताते हैं और उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पकड़े जाने से बचने के लिए जितना संभव हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करें। आप सभी को इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है और आप यहां सबसे अनुभवी हैं। आप ये कर पाएंगे। आपने मुझे मांगी गई सारी जानकारी देने के लिए 24 घंटे का समय दिया, वू शुन ने उन्हें गंभीर स्वर में बताया। हम ऐसा करेंगे, उन सभी 8 ने उत्तर दिया। अच्छा, अब आप जा सकते हैं और काम पर लग सकते हैं, वू कसुन ने उन्हें जाने की अनुमति देते हुए कहा। कल इसी समय मुझे अपनी रिपोर्ट देना। 8 ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों ने अपना सिर हिलाया और पीछे मुड़े तथा कमरे से बाहर चले गए। कमरे के अंदर दक्ष और वू शुन को छोड़कर केवल 10 ड्रैगन स्क्वाड सदस्य बचे थे। सीमा, जैन, म्यू, निको और किन, आप पांचों को पिछली टीम की तरह ही काम करना होगा। केवल अंतर यह है कि आपको मुझे सिटी गार्ड्स और विभिन्न स्पिरिट कॉलेज के बुजुर्गों के बारे में जानकारी देनी होगी जो इस समय यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। शहर में हो सकते हैं। जाओ। वू शुन ने 5 और सदस्यों का चयन किया और उन्हें भी बाहर भेज दिया। वे पांचों भी कमरे से बाहर चले गए, जिससे कमरे के अंदर केवल 7 लोग ही रह गए। बाकी सभी लोग, मैं चाहता हूं कि आप रॉयल पैलेस तक पहुंचने के रास्ते खोजें और हम बिना पकड़े अंदर कैसे घुस सकते हैं। मुझे रॉयल पैलेस की सुरक्षा के बारे में सारी जानकारी चाहिए। आपके पास 24 घंटे हैं, वू शुन ने कमरे के अंदर बचे हुए आखिरी 5 ड्रैगन स्क्वाड सदस्यों से कहा। हाँ नेताजी, उन पांचों ने कहा और वे भी पीछे मुड़े और चले गए। कमरे के अंदर केवल दक्ष और वू शुन ही बचे थे। अब केवल तुम ही बचे हो, वू शुन ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। मेरा मिशन क्या है? दक्ष ने वू शुन से पूछा। वो अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि वू शुन उससे क्या करवाना चाहेगी। उसने अपनी बनाई 3 टीमों के साथ पहले ही सभी जरूरी काम पूरे कर लिए थे। दक्ष को कुछ और नहीं सूझा जिसकी उसे जरूरत हो। मैं तुमसे जो करवाना चाहता हूँ वो केवल तुम ही कर सकते हो। चूंकि पिछली बार तुम बिना पकड़े गए शाही महल के अंदर घुसने में सफल रहे थे, इसलिए अब तुम वह भी कर सकते हो जो मैं चाहता हूँ, वू शुन ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। वो चाहता है कि मैं शाही महल के अंदर घुस जाऊं? क्या वह चाहता है कि मैं खुद उसकी हत्या का प्रयास करूं? दक्ष ने आश्चर्य से वू शुन की ओर देखा। मैं समझ नहीं पाया। आप चाहते हैं कि मैं शाही महल के अंदर घुस जाऊं? दक्ष ने पूछा। नहीं,
मैं चाहता हूँ कि तुम चुपके से अंदर जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम शाही महल के अंदर घुसो, वू शुन ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो फिर कहाँ? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। मैं चाहता हूँ कि तुम शाही शिक्षक के महल के अंदर घुस जाओ, वू शुन ने दक्ष को चौंकाते हुए कहा। दक्ष ने जब ये सुना तो वो चौंक गया। यह उसकी बात की योजना का हिस्सा था कि वू शुन को शाही शिक्षक के महल में घुसने दिया जाए, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वू शुन उसे ऐसा करने के लिए कह रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वू शुन इस समय शाही शिक्षक के साथ कुछ क्यों करना चाहता है। क्यों? दक्ष ने सीधे पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ कुछ ढूंढो। यह एक विशेष वस्त्र है जो रॉयल ट्यूटर को उसके युवा दिनों में देसीला साम्राज्य की एक गरीब महिला से विवाह करने के बाद मिला था। वू शुन ने दक्ष से कहा, गरीब महिला के पास न तो पैसा था और न ही शक्ति, लेकिन उसकी सुंदरता ने शाही शिक्षक को आकर्षित कर लिया। उस महिला के पास कुछ और भी था जिसके बारे में रॉयल ट्यूटर और दुनिया को बाद में पता चला। यह एक रक्त लाल वस्त्र था जो उस लड़की के परिवार में शायद सदियों से था। मैंने जो अफवाहें सुनी हैं उनके अनुसार वह वस्त्र एक विशेष खजाना है जो रक्षा के मामले में लगभग ईश्वरीय है। मैं इसे लंबे समय से चाहता था, लेकिन रॉयल ट्यूटर किसी भी तरह से उस वस्त्र को नहीं छोड़ेंगे। मैं अपने बेटे के लिए वो वस्त्र चाहती हूँ ताकि वो फिर कभी घायल होकर वापस न आए। चूंकि हमारे पास कुछ समय है जबकि अन्य लोग जानकारी एकत्र कर रहे हैं और तुम्हारे पास खाली समय और आवश्यक कौशल है, मैं चाहती हूँ कि तुम शाही शिक्षक के महल के अंदर घुसो और पता लगाओ कि उसने वस्त्र कहाँ रखा है। यदि संभव हो तो मैं चाहती हूँ कि तुम वस्त्र चुरा लो, वू शुन ने पूरी गंभीरता से दक्ष से कहा। मैंने ऐसे किसी लबादे के बारे में नहीं सुना है। क्या तुम मुझे इसके बारे में और बता सकती हो? ये कैसा दिखता है और वास्तव में कैसा है? इसके बिना इसे ढूंढना मुश्किल होगा। दक्ष ने वू शुन को उत्सुकता से देखते हुए जवाब दिया। मुझे भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यह एक रक्त लाल रंग का लबादा है जिसे रॉयल ट्यूटर अपने पास रखता है, संभवतः अपने कमरे में। लबादे के पीछे एक फ्लेम बड पैटर्न है। आप इसे आसानी से पहचान लेंगे। यह एक बहुत ही खास लबादा है। अगर आप उस लबादे को चुराकर मेरे पास वापस ला सके तो ये बहुत मददगार होगा, वू शुन ने समझाया। एक रक्त लाल लबादा जिसकी पीठ पर ज्वलंत पक्षी का पैटर्न है। यह वही है। जुन ने अचानक दक्ष के सिर में उत्साह से पुकारा। यह क्या है? एक मिनट रुको, अब मुझे याद आ गया। क्या ये फीनिक्स ब्लड रोब है जिसके बारे में तुमने पहले बात की थी? तियान शेन की रक्षात्मक कलाकृति, दक्ष ने सोचा क्योंकि उसे जून के शब्द याद आ गए थे। जून ने उसे बताया था कि इस ग्रह पर 3 महत्वपूर्ण कलाकृतियां हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था गॉड ग्रेड आर्टिफैक्ट स्वॉर्ड ऑफ टाइम, उसके बाद सेंट ग्रेड आर्टिफैक्ट फीनिक्स ब्लड रोब था, और अंत में यहाँ एक लॉ ऑफ था। जैसे ही जुन ने बहुत उत्साह से काम किया, दक्ष टुकड़ों को एक साथ जोड़ने में कामयाब रहा। फ्लेमिंग बड सिंबल एक फीनिक्स होना चाहिए, उसने सोचा। यह सही है। ये फीनिक्स ब्लड रोब जैसा लगता है जिसे तियान शेन ने ड्रॉ के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी के परिवार के सदस्य को दिया था। रॉयल ट्यूटर ने जिस लड़की से शादी की है वो उस स्पिरिट वॉरियर की वंशज होगी, जुन ने दक्ष से कहा। एक संत ग्रेड रक्षात्मक कलाकृति, यह इस दुनिया में बहुत उपयोगी होगी। मुझे खुशी है कि मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, लेकिन यह अच्छा नहीं है। वू शुन को रोब चाहिए। अगर मेरे पास स्टोरेज रिंग होती तो मैं फीनिक्स ब्लड रोब को उसकी आंखों से छिपाने के लिए उसमें रख सकता था, लेकिन अगर मैं फीनिक्स ब्लड रोब के साथ वापस आया तो वह वू शुन द्वारा ले लिया जाएगा। दक्ष गहरी सोच में डूब गया और उसने भौहें सिकोड़ ली। वह जानता था कि वह केवल एक ही काम कर सकता है, और वह ये कि फीनिक्स ब्लड रोब के साथ वापस न आए और उसे प्राप्त करने के बाद भाग न जाए। नहीं, मैं सेंट ग्रेड आर्टिफैक्ट के लिए अपनी योजना को खराब नहीं कर सकता, उसने सोचा और अपना सिर हिलाया। या तो मैं इसे चुरा सकता हूँ और वापस आने से पहले इसे कहीं छिपा सकता हूँ, या फिर इसे ले भी नहीं सकता। नहीं, मैं बाद में रॉयल ट्यूटर को मरवा दूंगा। अगर मैं फीनिक्स ब्लड रोब को पीछे छोड़ देता हूँ तो वे बाद में उसे ले लेंगे। मैं इसे चुरा सकता हूँ, वापस आने से पहले इसे कहीं छिपा सकता हूँ,
और उनसे झूठ बोल सकता हूँ कि मुझे यह नहीं मिला, लेकिन फिर मैं तब पकड़ा जाऊंगा जब रॉयल ट्यूटर यह घोषित करेगा कि किसी ने उसका रोब चुरा लिया है। वू शुन इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह जान सके कि क्या हुआ। वह अपने दिमाग में कई तरह के निष्कर्ष निकालता रहा और फिर आखिरकार उसने आह भरी। उसके लिए एकमात्र संभव कदम यही था कि वह रोब लेकर वापस आए और उसे वू शुन को सौंप दे। जब उसकी योजना पूरी हो जाती तो वह वू शुन से वह रोब चुरा सकता था। तुम किस बारे में सोच रहे हो? मुझे पता है कि यह कठिन है, लेकिन इस समय केवल तुम ही हो जो इसे कर सकते हो। मैं अपना मुख्य मिशन पूरा करने से पहले बाहर जाकर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। तुम्हारी युद्ध भावना तुम्हें ऐसा करने की अनुमति देती है, वू शुन ने फिर कहा जब उसने देखा कि दक्ष गहरी सोच में खो गया है। ठीक है, मैं ये करूंगा, लेकिन मेरी एक विनती है, दक्ष ने अचानक कहा क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार आया। क्या अनुरोध? वू शुन ने दक्ष से पूछा। तुमने कहा कि यह एक रक्षात्मक कलाकृति है। मैं तुम सब में सबसे छोटा और सबसे कमजोर हूँ। मैं अपनी सुरक्षा के लिए उस वस्तु को रखना चाहता हूँ। जब हम यहाँ से मिशन पूरा करके वापस आएंगे तो मैं उसे वापस कर दूंगा, दक्ष ने मासूमियत से कहा। यह एक खतरनाक मिशन है और मैं अक्ष साम्राज्य को गिरते हुए देखने के लिए जीवित रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ और ये लबादा अतिरिक्त मदद कर सकता है यदि यह रक्षा में उतना ही अच्छा है जितना आप दावा करते हैं, उन्होंने कहा। वह, जब तक हम यहाँ हैं, आप इसे रख सकते हैं। मैं इसे अपने बेटे के लिए चाहता हूँ, अपने लिए नहीं। लेकिन जब हम इस राज्य से बाहर निकल जाएंगे तो मैं इसे वापस ले लूंगा, वू शुन ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। अच्छा, अब आप जा सकते हैं, वू शुन ने दक्ष से कहा और उसे अपना मिशन पूरा करने के लिए जाने की अनुमति दी। दक्ष खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चलने लगा, लेकिन दरवाजे से कुछ मीटर की दूरी पर ही वह पीछे मुड़ गया और रुक गया। आपने हमें हमारे सारे मिशन दे दिए, अब आप क्या करेंगे? उसने वू शुन से पूछा। मेरा अपना एक मिशन है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी करो और पकड़े मत जाना, उसने दक्ष से कहा और उसे जाने का इशारा किया। दक्ष ने आह भरी और वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। उसे पता था कि उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। उसने अपना चेहरा मास्क से ढक लिया था, हालांकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि वह शरारत के मास्क से अपना चेहरा बदल सकता था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखे। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष होटल से बाहर निकला और सड़कों पर घूमने लगा। अब जब वह होटल से बाहर आ गया था तो वह अपनी मुख्य समस्या पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। वह ये थी कि उसे इस शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे नहीं पता था कि राजा कहाँ रहता है। शाही शिक्षक के महल की तो बात ही छोड़िए, वो केवल शहर के बाहरी किनारे के पास ही रहता था, जिसका इस्तेमाल आम लोग करते थे। रईस भी यहाँ नहीं रुके। उनकी धारणा के अनुसार महल शहर के उत्तरी किनारे के पास कहीं होना चाहिए, लेकिन वह बस इतना ही सोच पाए। उन्हें यकीन नहीं था कि वह सही थे या नहीं। क्या मुझे किसी से पूछना चाहिए? वो उत्तर दिशा की ओर चलते हुए बुदबुदाया। 2 घंटे से ज्यादा चलने के बाद वो शहर के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गया, जहां उसे आखिरकार ऊंची इमारतें दिखी। उसे 2 महल भी दिखाई दिए। फर्क सिर्फ इतना था कि एक महल बाईं तरफ था जबकि दूसरा दाईं तरफ। इन 2 महलों में से एक वह होना चाहिए जहां शाही शिक्षक रहता है, लेकिन यह उसका महल है। दोनों ही आकार में एक जैसे हैं, उसने दोनों महलों को देखते हुए कहा। उसने अपना छाया परिवर्तन नहीं किया था क्योंकि वह इसे महल के अंदर घुसने के लिए बचाकर रखना चाहता था। हर कोई उसे देख सकता था, लेकिन चूंकि वह महलों के पास नहीं था, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने अपना लकड़ी का मुखौटा उतार दिया था और अपना चेहरा फिर से बदल लिया था, क्योंकि अगर वह इस जगह पर खुलेआम घूमता तो मुखौटा संदिग्ध हो जाता। चलो, पूछने के लिए किसी को ढूंढते हैं। उन्होंने बुदबुदाते हुए चारों ओर देखा तथा प्रश्न पूछने के लिए किसी व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया। उसे पास में ही एक व्यक्ति मिला। वो उसके पास गया। माफ कीजिए सर, लेकिन मैं इस शहर में पहली बार आया हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों महलों में से कौन सा महल महामहिम का है? उसने एक युवक से पूछा। उस आदमी ने दक्ष को संदेह भरी नजरों से देखा।
तुम क्यों जानना चाहते हो? उसने दक्ष से पूछा। कुछ नहीं, मैं यहाँ शाही शहर देखने आया हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ और मैंने हमारे राजा के महल को देखने के बारे में सोचा था, लेकिन 2 महलों को देखकर मैं और अधिक भ्रमित हो गया। दक्ष ने मासूमियत से जवाब दिया। मैं समझ सकता हूँ। दोनों महल एक जैसे दिखते हैं, इसलिए ये भ्रामक हो सकता है। दाईं ओर का महल महामहिम का है जहाँ वे रहते हैं, जबकि बाईं ओर का महल वह महल है जहाँ महामहिम की 123 पत्नियां रहती हैं। उस आदमी ने दक्ष को जवाब दिया। दक्ष ये सुनकर दंग रह गया। उसे उम्मीद थी कि महलों में से एक शाही शिक्षक का होना चाहिए, लेकिन ये जानकर कि राजा ने अपने हरम के लिए एक अलग महल बनवाया है। अगर ऐसा था तो शाही शिक्षक कहाँ रहते थे? वह आश्चर्य करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या तुम्हें पता है कि शाही शिक्षक कहाँ रहते हैं? दक्ष ने उस आदमी से पूछा। राजकीय शिक्षक, आप इसे यहाँ से नहीं देख सकते, लेकिन यदि आप आगे जाएं, तो आप उसका महल देख पाएंगे। यह उस महल के पीछे छिपा हुआ है। उस व्यक्ति ने राजा के हरम के महल की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, तो यहाँ 3 महल है, एक तो नजर से छिपा हुआ है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए सोचा। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। उसने उस आदमी को उत्तर देने के लिए धन्यवाद दिया और फिर महल की दिशा में आगे बढ़ गया। अरे बेवकूफ, महलों के बहुत करीब मत जाओ। नियम है कि कोई भी आम आदमी महलों के 500 मीटर के दायरे में नहीं आना चाहिए, उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा जब उसने दक्ष को महल की ओर आते देखा। ओह, दक्ष ने कहा और उसके चेहरे पर उत्सुकता भरी नजर थी। चिंता मत करो, मैं इतना करीब नहीं आऊंगा। मैं उस सीमा से बाहर ही रहूंगा, उसने कहा और चलने लगा। तुम्हारी इच्छा, अगर तुम ये भूल गए और सावधान नहीं रहे तो तुम मर जाओगे, आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। तारानकन 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 तारानकन। जैसे जैसे दक्ष करीब आता गया, वो अंततः तीसरे महल को देख सका जो दूसरे महल के पीछे छिपा हुआ था। रॉयल ट्यूटर का महल। वहाँ बहुत सारे पहरेदार हैं। मुझे लगता है कि मैं अपनी साधना का उपयोग किए बिना यहीं तक जा सकता हूँ, उसने आह भरते हुए कहा। जैसे ही वो छाया में बदल गया और गायब हो गया, उसकी पुतलियां अपने सामान्य सुनहरे रंग से काली हो गईं। उसने छाया परिवर्तन का उपयोग किया था। उसकी आभा भी गायब हो गई थी, साथ ही उसकी जीवन शक्ति भी। कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था, भले ही वे उसके बगल में खड़े हों, जब तक कि उनके बीच साधना में कोई महत्वपूर्ण अंतर न हो। स्वर्गीय दानव पंख, दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसकी पीठ के पीछे 4 खूबसूरत पंख दिखाई दिए, 2 काले और 2 सुनहरे। चूंकि वो अभी भी छाया परिवर्तन का उपयोग कर रहा था और उसने इस पर महत्वपूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था, इसलिए वो अपने स्वर्गीय दानव पंखों को भी अदृश्य बनाने में सक्षम था। उनके स्वर्गीय दानव पंखों की असाधारण चमक अंधकार के सर्वोच्च नियम के छाया परिवर्तन द्वारा छिपाई जा रही थी। पंख हिलने लगे और वो हवा में ऊपर उठ गया। वो तीसरे महल की ओर उड़ने लगा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो शाही शिक्षक का था। जैसे ही वह आकाश में उड़ रहा था, उसने देखा कि सभी महलों पर कितनी कड़ी सुरक्षा थी, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे पहरेदारों ने पूरे महल को बिना किसी सुरक्षा चूक के घेर लिया हो। अजीब बात यह है कि 3 महलों में से केवल 2 में ही खिड़कियां और बालकनी थी। रॉयल ट्यूटर के महल में कोई खिड़कियां नहीं थी और इसमें कोई बालकनी नहीं थी। दक्ष ने पूरे महल को घेर लिया और अंदर जाने का केवल एक ही रास्ता पाया, और वो मुख्य प्रवेश द्वार था। ऐसा लगता है कि इस जगह के अंदर घुसना रॉयल पैलेस से भी अधिक कठिन है। मैं पारदर्शी खिड़कियों के बिना अंदर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। वो महल के प्रवेश द्वार पर उतरा क्योंकि वहां प्रवेश करने का कोई अन्य रास्ता नहीं था। महल के विशाल दरवाजों के ठीक सामने एक गार्ड खड़ा था, जो दूसरे गार्डों से अलग था। गार्ड ने स्टील कवच पहना हुआ था। दक्ष को गार्ड से कोई साधना महसूस नहीं हुई, जिससे उसे विश्वास हो गया कि गार्ड एक आत्मा योद्धा था। वो गार्ड से 10 मीटर दूर उतरा। उसके स्वर्गीय दानव पंख गायब हो गए, लेकिन उसका छाया परिवर्तन अभी भी सक्रिय था। उसने सोचा कि क्या उसे अंदर जाने के लिए सिर्फ गार्ड को मारना चाहिए, क्योंकि उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
दरवाजा खोलने के लिए उसे गार्ड को दूर ले जाने की जरूरत थी, लेकिन गार्ड को मारना वह नहीं चाहता था क्योंकि इससे रॉयल ट्यूटर अपनी सुरक्षा बढ़ा देगा या छिप जाएगा। कुछ क्षण सोचने के बाद उसके दिमाग में एक अच्छा विचार आया। वह गार्ड के पीछे चला गया और उसके और दरवाजे के बीच खड़ा हो गया। उसने दरवाजा नहीं खोला क्योंकि दरवाजा खुलने की आवाज से उसके ठीक सामने खड़े गार्ड सतर्क हो जाते। इसके बजाय उसने गार्ड की पीठ की ओर देखा। क्या बकवास है, घुसपैठिया, गार्ड ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही वो दक्ष और महल से भागने लगा। दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई जब उसने देखा कि वह आदमी उससे दूर होता जा रहा है। जब उसे लगा कि वो आदमी उससे पर्याप्त दूरी पर है, तो वो एक धूर्त मुस्कान के साथ पीछे मुड़ा। दक्ष से भाग रहा गार्ड असल में उससे दूर नहीं भाग रहा था, बल्कि वह उस आदमी की तरफ भाग रहा था जो उससे दूर भाग रहा था। उसे नहीं पता था कि वह जिस आदमी का पीछा कर रहा था वह असली नहीं था, बल्कि सिर्फ एक भ्रम था जिसे दक्ष ने अपने भ्रम के नियम का इस्तेमाल करके बनाया था। जैसे ही दक्ष पीछे मुड़ा, भ्रम टूट गया। गार्ड ने देखा कि जिस आदमी का वह पीछा कर रहा था वह गायब हो गया। जब दक्ष ने महल का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, तो वह वहीं उलझन में खड़ा रहा। उस दिशा में शून्य दृष्टि से देख रहा था जिस दिशा में वह आदमी गायब हो गया था। जब तक वह वापस मुड़ा, तब तक दक्ष ने महल का दरवाजा बंद कर दिया था। गार्ड को कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा, लेकिन वह पीछे मुड़ा। वो अपने साथी गार्ड के पास गया जो उससे कुछ दूरी पर घेरे में खड़े थे, ताकि उनसे पूछ सके कि क्या उन्होंने किसी आदमी को अपनी ओर भागते हुए देखा है। तारानकन 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 तारानकन। दक्ष ने महल में प्रवेश किया जो कि बिल्कुल खाली लग रहा था। महल के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। यहाँ रोशनी का एक भी कण दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन दक्ष को अंदर देखने में कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि उसका नियम अंधेरे में माहिर था। उसने अपना छाया परिवर्तन भी रद्द कर दिया। महल में पहले से ही इतना अंधेरा था कि कोई भी कुछ नहीं देख पाएगा, इसलिए उसे खुद को अदृश्य रखने में कोई फायदा नहीं दिख रहा था। साथ ही जहां तक उसकी नजर जा सकती थी, ये जगह खाली थी। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का भी इस्तेमाल किया, ये देखने के लिए कि क्या वहां कोई है, लेकिन वो जगह पूरी तरह से खाली थी। भूतल पर कोई नहीं था। वो सीढ़ियों से पहली मंजिल पर चला गया और अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करते हुए चारों ओर घूमने लगा। जल्द ही उसने पूरे महल की सैर कर ली। उसे अंदर एक भी व्यक्ति नहीं मिला। राजकीय शिक्षक अंदर नहीं है। इतनी रात को वे कहां चले गए? उसने भौहें सिकोड़ते हुए बुदबुदाया। जो भी हो, कम से कम यह महल मेरे पास है। मैं बिना किसी चिंता के खोज कर सकता हूँ। उम्मीद है यदि आप हमारे वीडियो को सोशल मीडिया पर उपयोग करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई समस्या नहीं है। हमारे नोबल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। कि जाते समय उसने फीनिक्स ब्लड रोब नहीं लिया होगा। दक्ष ने महल के एक कमरे में प्रवेश करते हुए सोचा, जिसे उसने सोचा कि वह रॉयल ट्यूटर का है। उसने अपनी खोज शुरू की। उसने पूरा कमरा छान मारा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। कमरे के अंदर कोई कीमती चीज नहीं थी। इस कमरे में सिर्फ कुछ कपड़े थे। उसने सोचा कि शायद ये रॉयल ट्यूटर का कमरा नहीं है और वह अगले कमरे में तलाश करने चला गया, लेकिन नतीजा वही रहा। अगले कमरे में भी वह कलाकृति नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। एक के बाद एक वो महल के कमरों की तलाशी लेता रहा। उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का प्रयोग करके ऊपर से नीचे तक सभी कमरों की तलाशी ली। पूरे महल की तलाशी लेने में उसे 1 घंटा लग गया, लेकिन उसे फीनिक्स ब्लड रोब नहीं मिला। अंदर कुछ रोब मौजूद थे और उनमें से कुछ लाल भी थे, लेकिन उनमें से किसी की पीठ पर फीनिक्स पैटर्न नहीं था। अंततः दक्ष ने निष्कर्ष पर पहुंचकर हार मान ली। वस्त्र वहां नहीं है। मुझे लगता है कि शाही शिक्षक जाते समय वस्त्र को अपने साथ ले गए होंगे। मुख्य प्रश्न ये है कि वे कहाँ गए? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लगता है मुझे कुछ हत्याएं करनी ही पड़ेंगी, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। वो महल के मुख्य द्वार की ओर चलने लगा। वह द्वार के सामने रुक गया और अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके बाहर देखने लगा। उसे प्रवेश द्वार के बाहर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। यह वही गार्ड था जिसे दक्ष ने जंगली पीछा करने के लिए भेजा था। गार्ड तलाशी से वापस आ गया था और उसने महल के प्रवेश द्वार पर अपना स्थान ले लिया था।
गार्ड को देखते ही दक्ष के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो दरवाजे के करीब गया और धीरे से खटखटाया। दरवाजे के बाहर खड़े गार्ड ने अपने पीछे से आवाज सुनी। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाजा बंद लग रहा था और उसके पीछे कोई नहीं था। जब गार्ड ये सोच रहा था कि क्या यह उसकी गलतफहमी थी, तो उसने फिर से शोर सुना। यह अंदर से आ रहा है। वो उलझन में बड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने दरवाजा खोला और अंदर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जैसे ही वो दरवाजा बंद करने वाला था, उसने एक और आवाज सुनी, लेकिन इस बार वो ऊपर से आ रही थी। वो महल में घुसा और ऊपर की ओर चला गया। उसने कमरों की तलाशी लेनी शुरू की कि कहीं अंदर कोई तो नहीं है। जब वो पहली मंजिल पर स्थित कमरों के अंदर देख रहा था, तभी उसे नीचे से कुछ आवाज सुनाई दी। वो कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों से नीचे देखा तो पाया कि दरवाजा बंद था। वो उलझन में था कि क्या हो रहा है। वो महल के अंदर किसी को नहीं देख सकता था, लेकिन ये अजीबोगरीब चीजें होती रहीं। उसे आश्चर्य होने लगा था कि क्या महल के अंदर कोई आत्मा है। वो नीचे जाने में सक्षम था, तभी उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी पीठ पर किसी नुकीली चीज ने वार किया है। वह पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। हालांकि उसे अभी भी अपनी पीठ में दर्द महसूस हो रहा था। उसमें से खून भी बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि पीठ पर कोई छोटी चीज, जैसे चाकू घोंप दिया गया हो, उसे तुरंत बाहर निकाल लिया गया हो। यहाँ कौन है? अभी बाहर आओ। गार्ड ने दहाड़ते हुए अपनी तलवार निकाली। गार्ड की पीठ के पीछे लोमड़ी की छाया दिखाई दी। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। दक्ष उस आदमी पर हमला करने ही वाला था कि उसने देखा कि वह बिजली की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे दिखाई देने वाली लोमड़ी की छाया ने उसकी गति कई गुना बढ़ा दी थी। यह उसकी युद्ध भावना होगी, एक फॉक्स युद्ध भावना जो उसकी गति को बढ़ाती है, दक्ष ने सोचा और जल्दी से प्रतिक्रिया की। वह जानता था कि वह उस आदमी की गति से मेल नहीं खा सकता, लेकिन कुछ ऐसा था जो वह कर सकता था। अंतरिक्ष के सामने सारी गति बेकार थी क्योंकि अंतरिक्ष सर्वोच्च था। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी तेज गति क्यों ना हो, वह हमेशा टेलीपोर्टेशन से धीमी ही रहने वाली थी। वो प्रवेश द्वार के ठीक सामने टेलीपोर्ट हो गया, जबकि उसका छाया परिवर्तन अभी भी सक्रिय था। उस आदमी पर हमला करके उसे मारने के बजाय उसने अपना चाकू उस आदमी के पैरों की ओर फेंका। चाकू ने उस आदमी के घुटनों पर वार किया, जिससे वह गिर गया। चूंकि वह आदमी इतनी तेजी से भाग रहा था, नीचे गिरने के बाद भी वह रुका नहीं और वह आगे की ओर खिसकता रहा। वो तभी रुका जब दक्ष ने उस आदमी को रोकने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया। दक्ष ने अपना छाया परिवर्तन रद्द कर दिया और अंततः उस आदमी के सामने प्रकट हुआ। उसने एक क्यूई तलवार बनाई और उसे उस आदमी की गर्दन पर रख दिया। अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो तुम मर जाओगे। अगर तुम एक असली लाश नहीं बनना चाहते तो बेहतर है कि तुम एक लाश की तरह रहो और कुछ भी मत करो। बस मुझे जवाब दो, दक्ष ने उस आदमी को चेतावनी देते हुए कहा। तुम कौन हो? आदमी ने बिना हिले डुले पूछा। उसने दक्ष की बात सुनने का फैसला किया था क्योंकि उसकी जिंदगी दक्ष के हाथ में थी। मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। तुम जवाब दोगे, है ना? दक्ष ने धमकी भरे लहजे में पूछा। मैं ऐसा करूँ